अब देखो वॉइस आ रही है, आवाज आ रही होगी, अब देखो आवाज आ रही है। जल्दी बता दो, ऑडियो वीडियो क्लियर है? हाँ दे देंगे, भर भर के दे देंगे होमवर्क, टेंशन ना लो तुम, लगे रहो बस तुम। चलो, तो कल तुम लोगों ने एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट सीखा था, इमेजिनरी है वो, बट सीखा था क्योंकि बहुत ऐसे क्वेश्चन है जिसको आप उसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जाओगे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व होता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन आप दोनों फ्रेम से कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया भी था, ये सूडो। ठीक है, तो अब उसी का एप्लीकेशन देखते हैं, उस पर न्यूमेरिकल आप कैसे आपसे बन सकता है, पूछा जा सकता है। तो एप्लीकेशन ऑफ सूडो में देखिए, या सीधे लिख लो क्वेश्चंस ऑन सूडो, एप्लीकेशन क्या है। तो जरूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन आप सूडो से ही करो, आप ग्राउंड फ्रेम में भी कर सकते हो, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन कैसा होता है। ठीक है, अब देखिए, अब मान लीजिए आपके पास कोई क्वेश्चन है कि जैसे आपने नॉर्मल रिएक्शन निकाला था, है ना, जैसे आपने नॉर्मल रिएक्शन निकाला था, यही क्वेश्चन आपसे इस फॉर्मेट में पूछ लिया जाए तो आई थिंक सभी बच्चे कर ही सकते हैं। कि अपने पास एक एलिवेटर है, ये ऊपर जा रहा है, ठीक है, और मान लीजिए इस एलिवेटर के अंदर एक इंक्लाइंड प्लेन बना हुआ है, इस एलिवेटर के अंदर एक इंक्लाइंड प्लेन बना हुआ है, और इसमें आपने क्या रखा हुआ है, एक ब्लॉक, स्मॉल ब्लॉक है, बहुत बहुत छोटा ब्लॉक है जिसका डायमेंशन नेग्लिजिबल है, बहुत छोटा ब्लॉक है। ये ब्लॉक आपने रखा हुआ है, ठीक है, और ये एलिवेटर ए से मूव कर रहा है, एक एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से। जैसे ये ए से ऊपर जा रहा है, आपने इसको यहां से रिलीज कर दिया, ये स्मूथ है, ये स्मूथ है, और ये अपना इंक्लाइंड प्लेन थीटा है। इंक्लाइंड की लेंथ जो है एल है, जो ये इंक्लाइनेशन है इसकी लेंथ आपको दी हुई है, इसकी लेंथ है एल, ये आपको दिया हुआ है, ये एल लेंथ का है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये कहता है ब्लॉक इज रिलीज्ड व्हेन एलिवेटर starts accelerating upward, starts accelerating upward। ठीक है, तो आपको बताना है फाइंड द टाइम टेकन बाय ब्लॉक टू रीच एट द फ्लोर ऑफ द एलिवेटर। फ्लोर ऑफ द एलिवेटर, तो मैंने कहा था कि क्वेश्चन आप ग्राउंड फ्रेम में भी कर सकते हैं, बट डिपेंड करेगा कि सिचुएशन पे क्वेश्चन कितना टफ होता जाता है। क्वेश्चन कितना टफ हो जाएगा ग्राउंड फ्रेम में अगर आप करेंगे, और उसी को आप नॉन इनर्शियल फ्रेम में सूडो लगा के कर देंगे, तो आपको इस चीज की वैल्यू समझ में आएगी। जैसे ये बताओ कि ये जो है केवल इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग मोशन करता हो, अब ये क्वेश्चन आपको खुद ही ऐसा आपको हिंट दे रहा है कि हमें इसको एलिवेटर की फ्रेम में कर लेने में बहुत सुविधाजनक होगा। क्यों? क्योंकि आप ये मुझे बताओ कि कोई भी बंदा जो एलिवेटर के अंदर है और जो अर्थ पे है, दोनों को इसका मोशन अलग अलग दिखाई दे रहा होगा। ये अपना आईएफ ऑब्जर्वर है
और ये अपना NIF ऑब्जर्वर है, तो दोनों को मोशन अलग अलग दिखाई दे रहा होगा, मानते हो? NIF वाले ऑब्जर्वर को ऊपर का मोशन फील नहीं होगा, इसको जो है ऊपर का मोशन फील नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एलिवेटर भी, ब्लॉक भी ए से ऊपर जा रहा होगा, मैन भी ए से ऊपर जा रहा होगा, तो इसका रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 होगा, है ना? रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 होगा इसको, और ये क्या दिखेगा? रेस्ट पर दिखेगा। और इसको केवल ये कैसा मोशन करता हुआ दिखेगा? अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन। इसका मोशन यहाँ पे कैसा होगा? अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन। बोलो, ये इंक्लाइंड प्लेन की ओर मोशन करता हुआ दिखेगा। ये क्लियर है सभी बच्चों को? केवल ये ऐसा जाता हुआ दिखेगा। लेकिन जो एलिवेटर के बाहर है, जो मैन है, वो एक्चुअल मोशन क्या देखेगा? एक्चुअल मोशन इसका क्या देखेगा? ये बताओ कि ये इधर भी जा रहा है और साथ में ऊपर भी जा रहा है, साथ में ऊपर भी जा रहा है। आप देख रहे हो, इसको 2 एक्सेलरेशन दिखाई देंगे। और टाइम मैंने पूछा है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। टाइम इज फ्रेम इंडिपेंडेंट, बहुत बढ़िया। तो आपको ये भी बोला गया है कि टाइम तो हमसे पूछा जा रहा है, तो सर टाइम के लिए तो हम कोई भी फ्रेम पकड़ सकते हैं जो हमारे लिए आसान है, ठीक है। तो हमारे लिए टाइम निकालने के लिए ये फ्रेम इजी है, क्योंकि हमें इसका रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट पता है। ये जो एल भी हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये जो एल हो जाएगा वो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट होगा, वो एलिवेटर के रेस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट होगा। इतने टाइम में एलिवेटर ऊपर जा चुकी होगी, ऐसा क्वेश्चन हमने रिलेटिव में भी किया है। तो डिस्प्लेसमेंट इसका 2 तरीके से निकलेगा अर्थ के रिस्पेक्ट में, मानते हैं कि नहीं? चलिए, कुछ बच्चे ने आंसर भी दे दिया, बहुत बढ़िया। तो कुल मिला के मैं अभी तक जो एनालिसिस किया, इसमें सभी बच्चों को ये समझ में आया कि इस क्वेश्चन को हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में करेंगे। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में करने के लिए हमें इसका क्या करना पड़ेगा? फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। किसका? ब्लॉक का। किसके रिस्पेक्ट में? एलिवेटर के रिस्पेक्ट में। तो एलिवेटर के रिस्पेक्ट में हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे ब्लॉक का। एक ही बात का ध्यान रहे कि जब भी हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में किसी की एबीडी बनाते हैं तो रियल फोर्सेस तो दिखाते ही हैं, प्लस न्यूटन्स लॉ को एप्लीकेबल करने के लिए कल ही डिस्कशन हुआ है कि हम एक एक्स्ट्रा फोर्स लगाते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड सूडो। और सूडो फोर्स का रूल भी बताया है कैसे लगाते हैं। क्या क्या हो जाएगा बताओ? यहां पे एक इसका अपना ग्रेविटी आ रहा था, एक इसका नॉर्मल रिएक्शन, एक इसका नॉर्मल रिएक्शन, एक इसका नॉर्मल रिएक्शन। बोलो भाई, और बताओ, और एक कौन सा फोर्स लगेगा भाई? जल्दी बताइए, एक फोर्स और कौन सा लगेगा? सूडो, जो हमेशा क्या लगता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस का जो एक्सेलरेशन है ऊपर लग रहा है, ये बॉडी को मिल जाता है जस्ट डायरेक्शन नीचे करके, और जिस बॉडी को दिया जाता है उसके मास से मल्टीप्लाई। तो यहां पे एक सूडो भी लगेगा, मानते हैं कि नहीं? तो ये कहलाएगा सूडो, m इंटू ए का सूडो, और ये अपना हो जाएगा mg। ये क्या कहलाएगा? सूडो, और ये अपना हो जाएगा mg, और ये अपना होगा नॉर्मल रिएक्शन। बोलो भाई, तो सभी बच्चों को ये क्लियर हो रहा होगा। अब आप यहां से क्या करो, ये t इक्वल टू 0 है, ये लेंथ l है, तो इस पर नेट एक्सेलरेशन निकाल लो। नेट एक्सेलरेशन के लिए अब देखिए, यहां पे आप पूछ सकते हो, अरे यार पढ़ लो यार पहले इसको, फिर वो कर लेंगे क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें चल रही हैं। तो यहां पे n है और ये m है और g है। मेरा आपसे ये कहना है, जब भी आपको क्वेश्चन कराया जाता है तो पूरा फोकस किया कीजिए यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट, हर बात बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है आपके लिए। तो यहां पे मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि यहां से जब आपने इसको रिलीज किया तो आप कोई रेफरेंस एक्सिस क्या लेंगे? तो यहां आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। मैंने आपको बताया था कि रेफरेंस एक्सिस जो है, अगर इक्विलिब्रियम है तो हम कोई भी रेफरेंस एक्सिस ले सकते हैं, बट जहां पे एक्सेलरेटेड मोशन है, इसके रिस्पेक्ट में ये इधर मूव कर रहा है, तो इसके रिस्पेक्ट में इसका इधर एक्सेलरेशन है, तो हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। हमें क्या करना पड़ेगा? इन दोनों फोर्सेस को रिजॉल्व करना पड़ेगा। इन दोनों फोर्सेस को mg और ma को रिजॉल्व करना पड़ेगा। किसके लॉन्ग? एक
इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल और एक इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर, ये ध्यान रखिएगा। ये क्लियर है सभी को? तो यहां पे जो रिजोल्व करोगे इसको कि क्यों करेंगे, क्योंकि हमें इस डायरेक्शन में एक्सेलरेटेड मोशन है, तो इस डायरेक्शन में अगर एक्सेलरेटेड मोशन है तो इनको आप अगर एक साथ कर देते हैं, नीचे टोटल फोर्स कितना हो गया भाई, नीचे टोटल फोर्स कितना हो गया, नीचे अगर आप देखो तो टोटल फोर्स कितना हो गया, एम जी प्लस ए, इसका टोटल रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, एम जी प्लस ए। तो अगर ये थीटा है, ये 90 हो जाएगा, तो ये 90 माइनस थीटा, और ये पूरा 90 है तो ये थीटा। तो इधर टोटल फोर्स के नाम पे क्या आएगा, टोटल फोर्स के नाम पे इधर एक आएगा एम जी प्लस ए कॉस थीटा, और इधर आएगा अपने पास एम जी प्लस ए साइन थीटा। तो यहां पे आ जाएगा एम जी प्लस ए कॉस थीटा, और ये हो जाएगा एम जी प्लस ए साइन थीटा। दिख गया सभी बच्चों को? ठीक है, और ये t इक्वल टू 0 से यहां से चलेगा, यही इसको एक्सेलरेट कराएगा, यहां पहुंचेगा। ये लेंथ आपको l दिया हुआ है, तो सीधे सीधे आप काइनेमेटिक्स इक्वेशन लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसका एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन रिलेटिव बोला जाएगा, AR। तो रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, नेट फोर्स एम जी प्लस ए साइन थीटा अपॉन में m। तो रिलेटिव एक्सेलरेशन क्यों रिलेटिव बोला जा रहा है, क्योंकि ये एलिवेटर के रिस्पेक्ट में मोशन हो रहा है, तभी तो आपने सूडो लगाया है। ठीक है, एलिवेटर के रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो ए रिलेटिव हो गया जी प्लस ए साइन थीटा। अब ये एल डिस्टेंस को कवर करना है इसको, तो सीधे सीधे काइनेमेटिक्स सेकेंड इक्वेशन, एल भी अपना क्या है, रिलेटिव है, एल भी अपना क्या है, रिलेटिव। तो एल इक्वल टू हाफ ए रिलेटिव इंटू टी स्क्वायर। तो आपको टी मिल जाता है 2l अपॉन ए रिलेटिव अंडर रूट, दैट इज टी इक्वल टू 2l अपॉन ए रिलेटिव क्या है, जी प्लस ए साइन थीटा। तो यहां से आपको वो टाइम मिल जाता है कि कब वो ग्राउंड पे पहुंचेगा। ठीक है, कब वो ग्राउंड पे पहुंचेगा। क्लियर है सभी बच्चों को? और भी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि जब ये ग्राउंड पे आ रहा होगा फ्लो, है ना, तो ये वेलोसिटी जो होगी रिलेटिव टू एलिवेटर क्या होगी, तो फर्स्ट इक्वेशन यूज कर सकते हो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, या फिर आप थर्ड इक्वेशन यूज कर सकते हो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, वहां से आप कर सकते हो। बट ये ध्यान रहे कि वो रिलेटिव होगा। ठीक है, एलिवेटर की भी वेलोसिटी दी जाए उस समय पे, तो आप एलिवेटर की भी वेलोसिटी निकाल सकते हो और फिर रिलेटिव मोशन अप्लाई करके अर्थ के रिस्पेक्ट में भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर है सभी को? आगे बढ़े। डायग्राम में क्या रिपीट कर दूं बताइए। डायग्राम में मैंने बोला कि ये नॉर्मल रिएक्शन है, इसकी एफबीडी मैं बनाया हूं, यहां लिख देता हूं, एफबीडी विथ रिस्पेक्ट टू एलिवेटर बनाया गया है, जो कि एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है। इसकी एलिवेटर के रिस्पेक्ट में बनाया है, तो नॉर्मल रिएक्शन, और इधर एम जी प्लस ए। देखिए मैंने आपको कहा भी था ना कि जब भी जो है एक्सिलरेटेड मोशन होगा तो नॉर्मल रिएक्शन केवल एन इक्वल टू एम जी साइन एम जी कॉस थीटा नहीं होगा। देखिए यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन अगर आपसे पूछा जा रहा है तो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे कितना आ रहा है, इस डायरेक्शन में न्यूटन फर्स्ट लॉ लगेगा, है ना, तो ये हो जाएगा एम जी प्लस ए कॉस थीटा। तो नॉर्मल रिएक्शन इन जनरल अगर ये रेस्ट पर रहता, एलिवेटर अपना रेस्ट पर रहता, तो n इक्वल टू एम जी प्लस ए कॉस थीटा के जगह पे एम जी कॉस थीटा होता। ए आर का मतलब रिलेटिव एक्सेलरेशन भाई, ए आर का मतलब होता है रिलेटिव एक्सेलरेशन, आर का मतलब दिस इज रिलेटिव एक्सेलरेशन, रिलेटिव टू एलिवेटर। ये एक्चुअल थोड़े ना है, अर्थ के रिस्पेक्ट में नहीं है। आपने अगर रिलेटिव पढ़ा होगा तो मैं ये टर्म यूज करता हूं, ऐसे लिखता हूं ए आर। क्लियर हो गया सभी बच्चों को? लो भैया स्पेलिंग ठीक कर देते हैं। खुश?
अब खुश हैं भाई आप? चलिए, तो यहां पे अपने पास ये आ गया। नेक्स्ट देखिए, अगर यही क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछा जाए कि इसी एलिवेटर में कोई स्प्रिंग ब्लॉक था जो कि हैंग कर रहा था, एक स्ट्रिंग ब्लॉक पहले ले लेते हैं। ये स्मॉल मास है और ये एलिवेटर का मास है आपका कैपिटल एम। ओके, इसका मास है कैपिटल एम, और एक कोई कांस्टेंट फोर्स से आप इसे पुल कर रहे हो। ये कांस्टेंट फोर्स से पुल होके जा रहा है, एफ फोर्स से। एफ हमेशा ग्रेटर देन एम जी है, ये मान के चल रहे हैं हम। ठीक है, तो कोई कांस्टेंट फोर्स एफ से ये पुल होता हुआ जा रहा है, तो इसमें क्या टेंशन होगा? ठीक है, चलिए अभी हम एक्सेलरेशन ही ले लेते हैं, वो तो निकाल ही लेंगे। एक्सेलरेशन ले लीजिए, ठीक है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से। तो टेंशन इन द स्ट्रिंग बता दोगे? टेंशन इन द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में क्या टेंशन होगा? जल्दी बताइएगा। जल्दी बताइएगा। भाई सर्वेंद्र, आपको ये देखना है कि आप स्कूल जाकर लाइफ में कुछ ज्यादा कर सकते हैं कि यहां पढ़कर। ठीक है, ये प्रियोरिटी आपको डिसाइड करनी है। ठीक है, आपको एनी हाउ यहाँ पे मेहनत करना चाहिए और यहाँ की चीजों को मैनेज करना चाहिए। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो ये आपको समझना पड़ेगा, आप स्कूल को प्रेफरेंस देते हैं या यहाँ पे। ठीक है, आई डोंट थिंक कि लाइफ में अभी कुछ 11th-12th में स्कूल बहुत मैटर करता है। वो क्या करा देते हैं, कोई ऐसा काम कराते हैं जिससे आपकी पर्सनालिटी ग्रूम अप हो, आपका कोई भी एक्स्ट्रा जो है कुछ, आपका जो है कुछ भी मतलब आप कर पाओ। ऊपर से आपको जो है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स अलग से पढ़ना ही पड़ता है बाहर जाके, तो 6 घंटे डेली बर्बाद करना वो वेस्टलेस है पूरे, मुझे नहीं समझ में आता वो। तो वो आपको डिसाइड करना है, वो मैं कुछ नहीं बोल सकता उस पर। यहां पर देखिए, इसमें टेंशन निकालना है, बहुत आसान है। तो ये बताइए कि ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रेस्ट पर था, सॉरी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट, ये वेइंग मशीन वाला ही कॉन्सेप्ट लग जाएगा। वेइंग मशीन, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बच्चों ने बता दिया। तो इसको आप दोनों से कर सकते हैं। ये क्वेश्चन इक्वली जो है आसान है दोनों से करने के लिए, है ना। जैसे वो नहीं था, कौन सा, इसके पहले वाला, उसमें हमें ग्राउंड के फ्रेम में बहुत दिक्कत आएगी। बट ये जो है इक्वली आसान है, क्योंकि इसको ये रेस्ट पर दिखेगा तो ये सूडो लगाकर न्यूटन फर्स्ट लॉ लगा देगा। तो आप ये क्वेश्चन पहले अगर एनआईएफ विथ रिस्पेक्ट टू एनआईएफ करना चाहते हो तो एनआईएफ कर लो। ये एम है, यहां पे टेंशन लगेगा टी, यहां पे एम जी, और आप एक एक्स्ट्रा फोर्स लगाओगे सूडो इस तरफ एम ए, तो नेट इक्विलिब्रियम होगा विथ रिस्पेक्ट टू एनआईएफ। ब्लॉक एट रेस्ट है, ब्लॉक एट रेस्ट है, तो ये सूडो लगाकर न्यूटन फर्स्ट लॉ लगा देगा। क्या लगाएगा? T इज इक्वल टू एम जी प्लस ए। तो दैट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग, खत्म। ठीक है, अगर यही चीज आपसे ये बोला जाए कि विथ रिस्पेक्ट टू क्या अर्थ कर सकते हैं ये क्वेश्चन, बिल्कुल कर सकते हैं, आपको कुछ नहीं करना है। अर्थ वाला क्या देखेगा? अर्थ वाला देखेगा कि ये जो ब्लॉक हैंग है ये इस एलिवेटर के साथ एक एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। एक एक्सेलरेशन से क्या हो रहा है? ऊपर जा रहा है। तो एक एक्सेलरेशन से जब ये ऊपर जा रहा है तो आपको क्या समझ में आएगा कि इसको ये एक्सेलरेटेड मोशन होता हुआ दिख रहा होगा। तो इधर टेंशन टी, इधर एम जी, और इसको ये ऊपर जा रहा होगा ए से। तो यहां पे ये क्या लगाएगा? न्यूटन सेकेंड लॉ, है ना। एक्सेलरेटेड मोशन दिख रहा होगा इसको अपवर्ड डायरेक्शन में।
एक्सेलरेटेड मोशन। तो ये यहां पर क्या लगाएगा, न्यूटन सेकेंड लॉ। न्यूटन सेकेंड लॉ का एक ही लॉजिक बताया आपने, नेट फोर्स इन एक्सेलरेटेड डायरेक्शन क्या हो जाएगा, T माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए। तो यहां से भी वही रिजल्ट मिलता है। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो इक्वली आसान होते हैं, आप अर्थ के फ्रेम में करिए या फिर किसी भी नॉन इनर्शियल के फ्रेम में करिए, ठीक है। अगर कोई बच्चा मुझे ये बताएगा कि इस स्ट्रिंग के जगह पे अब मैं कोई स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम हैंग कर दूं, कोई स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम अगर हैंग कर दूं, ठीक है, एम मास का, स्प्रिंग कांस्टेंट के है, ये ए से एक्सेलरेट हो रहा है, और जब ये एक्सेलरेट हो रहा था तब ये नेचुरल लेंथ में था। मैं लिख देता हूं, एट द मोमेंट व्हेन एलिवेटर स्टार्ट्स एक्सेलरेटिंग अपवर्ड, ब्लॉक सॉरी स्प्रिंग एट इट्स नेचुरल लेंथ। तो स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पे था। नेचुरल लेंथ, ठीक है। तो आपको बताना है फाइंड मैक्सिमम elongation in the spring। फाइंड मैक्सिमम elongation in the spring। बता सकते हो, जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया पूर्णिम। एम जी प्लस ए बाई के, बहुत बढ़िया। तो सभी बच्चे यहां पर भी चाहिए तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में कर सकते हैं या इनर्शियल में। अभी ये अपने नेचुरल लेंथ में जैसे स्टार्ट होगा तो आप इसकी एबीडी बनाना शुरू करोगे। कल ही इस पर डिस्कशन हुआ है और मैंने आपको बताया है कि आप इक्विलिब्रियम का एक्स निकाल लो, उसको ट्वाइस करना मत भूलना। अगर मैक्सिमम पूछा है तो आपको ये चीज देखना है, कल डिस्कशन हो चुका है। अगर आपसे यहां पर मैक्सिमम वर्ड पूछा है तो जो भी इक्विलिब्रियम पर आएगा उसका ट्वाइस हो जाएगा, क्योंकि जितना वो वहां पर होगा उससे और उतना ही नीचे जाएगा। ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन दिस। बस यहां पे जी की जगह जी प्लस ए हो जाएगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो इसका एबीडी भी हम एलिवेटर के रिस्पेक्ट में बना लें, आप अर्थ पे भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। विथ एबीडी विथ रिस्पेक्ट टू एलिवेटर। तो अगर आप एलिवेटर के रिस्पेक्ट में बनाएंगे तो इसको कौन नीचे ले जाएगा अपने नेचुरल पोजीशन से, इसको ले जाएगा अब दो फोर्स, एक mg और एक सूडो, दिख गया। और ये अपना नेचुरल लेंथ था, ठीक है। यहां से फिर क्या होगा, ये नीचे जाएगा और इक्विलिब्रियम पे आएगा। इक्विलिब्रियम पे नेट फोर्स क्या करते हो, 0। तो इधर होगा mg प्लस ए और यहां पे कुछ लग रहा होगा kx। इक्विलिब्रियम पोजीशन पे दोनों बैलेंस होंगे, तो kx किसके बराबर होगा, mg प्लस ए के। अब पहले mg के होता था, तो x आ जाएगा mg प्लस ए बाई के। नाउ व्हाट अबाउट x मैक्सिमम, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ये इक्विलिब्रियम का है, एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम ये सबको पता है। तो x मैक्स क्या हो जाएगा, 2x, है ना। तो 2mg प्लस ए बाई के, दैट इज योर आंसर, 2mg प्लस ए बाई के। बहुत बच्चों ने इसका आंसर बिल्कुल सही दिया, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो इस तरीके से आप जैसे मान लीजिए हमारे पास एक ट्रॉली है, कोई ट्रॉली है, इस ट्रॉली में कोई पेंडुलम हैंग कर रहा है, कोई टॉय हो सकता है, जैसे आपके कार में है, गाड़ी के सामने लोग लगा के रखते हैं। जैसे ही कार को एक्सेलरेट करते हो तो क्या होता है, वो ऊपर उठता है, जैसे ये है,
यहां पे कोई बॉब है, ठीक है। तो इसे आप क्या कर रहे हो, एक्सेलरेशन दे रहे हो, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जा रहा है ट्रॉली विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए, सी फॉर कांस्टेंट लिखता हूं मैं भाई नए बच्चों के लिए। ये अपना ट्रॉली है, तो ये अभी रेस्ट पर था, ठीक है, एम मास है। यहां पे बोला जा रहा है कि जैसे ही आप इसे एक्सेलरेट करते हो तो इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द इक्विलिब्रियम एंगल। यहां भी लोग बुकों में भी गलत रहता है, वाई विल स्प्रिंग एलोंगेट सर। लो, स्प्रिंग क्यों एलोंगेट करेगा मेरे भाई, देखो जरा, ये सामने बना हुआ है, ये नेचुरल लेंथ था, आप इस पे फोर्स लगा रहे हो, ग्रेविटी लग रहा है, और यहां पे सूडो लग रहा है। मैंने क्या बोला कि ऐसा कुछ हो रहा होगा कि जैसे ये एक्सेलरेट हो रहा है वैसे इसको छोड़ा जा रहा है। इनिशियली इस पे कुछ भी एलोंगेशन नहीं था, नेचुरल लेंथ पे था, ठीक है। मान लो अगर ऐसा नहीं भी होता तो भी आंसर यही आता, क्योंकि इक्विलिब्रियम एंगल आ चुका होता तो वो के एक्स एम जी के बराबर होता, एक्स्ट्रा ये जो एम ए के वजह से एक्स्ट्रा एलोंगेट होता तो वो जुड़ जाता। एलोंगेट क्यों होगा, क्योंकि नीचे डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, ये दो फोर्स लग रहे हैं। इनिशियली लिखा हुआ है कि वो नेचुरल लेंथ में था, तो नेचुरल लेंथ पे हमने इसकी एबीडी बनाई, तो हमने देखा कि एलिवेटर के फ्रेम में दो फोर्स लग रहे हैं जो उसको नीचे ले जाएंगे। आप यार अभी पूछ रहे हो कि व्हेन वी यूज सूडो फोर्स, आप क्या कल क्लास नहीं किया था आपने? कल आपने क्लास नहीं किया था व्हेन वी यूज सूडो फोर्स? आप जो पूछ रहे हो मुझसे अभी, यहां पे एक्सेलरेशन जो है अपने पास जो है ये कांस्टेंट है, रोज एक ही चीज घूम घूम के नहीं बताई जा सकती, तो ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जा रहा है, तो बोला जा रहा है ट्रॉली स्टार्ट्स एक्सेलरेटिंग with acceleration a मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। फाइंड इक्विलिब्रियम एंगल, यहां पे भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहां वर्ड लिखा जा रहा है इक्विलिब्रियम एंगल। फाइंड इक्विलिब्रियम एंगल मेड बाय स्ट्रिंग बॉब सिस्टम फ्रॉम वर्टिकल। फ्रॉम वर्टिकल, ये टोटल क्वेश्चन है। इसको भी आप कोई भी मेथड से कर सकते हैं। tan थीटा इक्वल टू ए नॉट बाई जी, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। बाकी बच्चे भी बता दीजिए, ठीक है। तो यहां पर आप क्या कर सकते हो कि इसके लिए आप बोल सकते हो कि इसकी एफबीडी आप किस में करना चाह रहे हो, आपके ऊपर है। आप दोनों में से किसी भी फ्रेम से कर सकते हैं, चाहे एनआईएफ से करिए चाहे आईएफ से। अगर आप इसे एनआईएफ से करते हैं तो आपको ये फील होगा कि ये जब इधर जाएगा तो ये क्यों उधर पीछे जाएगा। ये तो नॉर्मल फिनोमिना आप देखते भी हैं कि कार एक्सेलरेट होगी तो उसके ऊपर जो चीज टंगी होगी वो पीछे को जाएगी, क्यों? तो उस चीज को आप यहां पे एक्सप्लेन कर सकते हो। अर्थ के रिस्पेक्ट में एक्सप्लेन करोगे तो इनर्शिया उसका रीजन है। कोई बोलेगा कि अर्थ के रिस्पेक्ट में कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तो दैट इज इनर्शिया। वो बॉडी तो ऐसे ही रेस्ट पे थी, जिस पे वो है वो आगे चल गई, ठीक है। तो इनर्शिया के वजह से ऐसा हो रहा है कि आपको पीछे जाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसको अभी अपने स्टेट को चेंज करने में टाइम लगता है जबकि कार आगे चली गई। लेकिन अगर इसको आप नॉन इनर्शियल फ्रेम वाले ऑब्जर्वर से पूछेंगे तो वो इसको एक्सप्लेन करता हुआ ऐसे देखता हुआ आपको दिखेगा कि वो ये बताएगा कि भाई यहां पर क्या करो, जैसे ही कार एक्सेलरेट हुई इस पे लगा दो सूडो, इस पे लगा दो सूडो, और सूडो हमेशा लगेगा इस डायरेक्शन में। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक्सेलरेशन बॉडी को मिल जाएगा डायरेक्शन अपोजिट करके, और उसके मास से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो m इंटू ए का इस पे आएगा सूडो। सभी को क्लियर है? ये नॉन इनर्शियल फ्रेम एफबीडी इन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, तो ट्रॉली के रिस्पेक्ट में एफबीडी बन रहा है, एफबीडी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली। तो ट्रॉली के रिस्पेक्ट में एफबीडी जब आप बनाएंगे तो आपको ये नजर आएगा।
ये सूडो फोर्स इसको क्या करेगा, इस तरफ उठाएगा, इस तरफ उठाएगा, और कब तक ये कुछ ऊपर उठता हुआ जाएगा। आपसे पूछा गया था इक्विलिब्रियम एंगल, इक्विलिब्रियम एंगल में सभी बच्चों को पता है कि क्या बोलते हैं, वहां पे नेट फोर्स क्या होता है, जीरो। इक्विलिब्रियम एंगल का मतलब नेट फोर्स वहां पर जीरो। तो इक्विलिब्रियम एंगल में ये एक इस तरीके से मोशन करता हुआ ऊपर जाएगा, और मान लीजिए वर्टिकल से ही पूछा गया था, ये एंगल थीटा है, यही एंगल हम क्या मान के चल रहे हैं, इक्विलिब्रियम। तो ये थीटा एंगल अपने पास इक्विलिब्रियम एंगल है, ठीक है। अब यहां से क्या करो, सूडो तो हमेशा देखिए, सूडो की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, जो सूडो है आपका एम ए ऐसा ही लगता रहेगा, यहां पर भी सूडो आपका ऐसा ही लगेगा। तो एक तो आपने यहां पर भी सूडो दिखाया, प्लस यहां पर एक टेंशन होगा, यहां पर एक स्ट्रिंग के लॉन्ग टेंशन, और स्ट्रिंग और बॉब का एक मास mg। बस इक्विलिब्रियम कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ये टेंशन T और ये mg। इस क्वेश्चन में भी आप इक्विलिब्रियम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप ये जो है किसके रिस्पेक्ट में दिखा रहे हैं, ये किसके रिस्पेक्ट में दिखा रहे हैं, ये जो है ट्रॉली के रिस्पेक्ट में दिखा रहे हैं। तो ट्रॉली के रिस्पेक्ट में जब ये ऐसे जा रहा होगा तो एक बार को रुकेगा, फिर वहां से सभी बच्चे सोच रहे होंगे कि यहां के बाद सर ये फिर नीचे आ जाएगा। नहीं, यही तो कहानी है जो आप एसएचएम में ज्यादा समझोगे। ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, जैसे आप उसको कनेक्ट कर पा रहे हो स्प्रिंग ब्लॉक के साथ, कि जहां इक्विलिब्रियम होता था, जहां पे इक्विलिब्रियम होता था, ठीक है, जहां पे इक्विलिब्रियम होता था वहां पे नेट फोर्स जीरो होता था, उसके बाद जो है वो उतना ही और नीचे जाता था, क्योंकि उस समय एक्सेलरेशन जीरो होगा, वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। ठीक वही कहानी इसके साथ भी होगा, यहां पर वेलोसिटी अभी मैक्सिमम होगी, ये अभी और ऊपर जाएगा, इतना ही थीटा, इतना ही थीटा, ये अभी और ऊपर जाएगा, उसके बाद जो है ये नीचे आएगा। आप ये इस चीज को एसएचएम में प्रूव भी किया जाएगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। अभी मैं बस आपको बना दे रहा हूं कि ये इसका मीन पोजीशन कहलाएगा, ये इसका मीन पोजीशन कहलाएगा, और ये जो है इतना ही ऊपर अभी और जाएगा, ऐसा होगा, ये होगा एक्सट्रीम, ये मीन पोजीशन। जो इक्विलिब्रियम पोजीशन होता है वो मीन पोजीशन होता है। तो खैर ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा थीटा। आपसे जो है पूछा गया था केवल थीटा एट द इक्विलिब्रियम, तो इसी इक्विलिब्रियम पे नेट फोर्स बैलेंस करिए। नेट फोर्स बैलेंस करने में केवल टेंशन का कंपोनेंट लेने में फायदा है, बोलो भाई, केवल एक ही कंपोनेंट लेने में फायदा, मतलब हमें लेना पड़ेगा, नहीं तो हमें दो कंपोनेंट लेना पड़ेगा, mg और ma का। तो बेटर है कि आप टेंशन का कंपोनेंट ले लीजिए इस रेफरेंस एक्सिस के अबाउट। तो ये थीटा तो अपने पास क्या हो जाएगा, ये भी थीटा, देखिए, तो ये आ जाएगा t cos थीटा, और ये हो जाएगा t sin थीटा, ठीक है। तो इस वाले ट्रॉली वाले बंदे को किसी टाइम पे ये इक्विलिब्रियम में जब नजर आएगा तो नेट फोर्स आपका जीरो होगा। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, mg और ma का रिजल्टेंट स्प्रिंग के लॉन्ग, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, उसके वो भी अप्रोच है, वो भी बता देता हूं। तो यहां पर अभी एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम यू कैन से दैट t cos थीटा जो अपवर्ड फोर्स है वो mg के बराबर होगा, और t sin थीटा इज इक्वल टू ma। इसको डिवाइड करेंगे आप तो tan थीटा इक्वल टू a बाई जी आएगा, दैट इज थीटा इक्वल टू tan इनवर्स a बाई जी, ठीक है। तो tan थीटा, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स a बाई जी, ये आपका आंसर हो जाएगा इसके लिए। अब एक बच्चा और भी बोल रहा था कि सर इसका एक और अप्रोच हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, आप कंपोनेंट अलग वे में ले सकते हैं, देख लीजिए बाकी लोग भी, आप इसको ऐसे भी देख सकते थे। ये है जैसे, ठीक है।
तो यहां पर एक तरीके से एक्सटर्नल फोर्स के नाम पे क्या क्या था, एक एमए था और एक mg था। तो आप पहले इन दोनों का रिजल्टेंट ले लीजिए। सभी बच्चों को पता है कि टेंशन के लिए एक्सटर्नल फोर्स जरूरी होता है। तो ये ma और mg दोनों मिलकर इन दोनों का जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो जो है रस्सी के तरफ लगेगा और वही उसको खींचेगा। तो इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स स्ट्रिंग के अलोंग होगा। तो ये जो आपको इनका दोनों का जो रिजल्टेंट फोर्स मिलेगा ये वो स्ट्रिंग के अलोंग होगा। और स्ट्रिंग का एंगल ये आप जज कर सकते हैं, ये एंगल कितना था, थीटा। तो ये भी अपना कितना हो जाएगा, थीटा। और ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। तो ये दो फोर्स से आप क्या लिख सकते थे यहां पे डायरेक्ट, tan थीटा इज इक्वल टू ma अपॉन mg, ऐसा भी कर सकते थे। और इसी रिजल्टेंट फोर्स के वजह से यहां टेंशन आएगा। तो ऐसे भी आप कर सकते थे। तो ये भी एक अप्रोच है, tan थीटा इक्वल टू a बाई जी, ये भी कर सकते थे। या थीटा इक्वल टू tan इनवर्स a बाई जी। मैंने कहा आपको कि अगर इक्विलिब्रियम है तो कोई भी रेफरेंस एक्सिस ले सकते हैं इक्विलिब्रियम के लिए। यहां रेफरेंस एक्सिस आपने ये ले लिया, अलोंग द स्ट्रिंग ले लिया, है ना, अलोंग द स्ट्रिंग ले लिया। ठीक है। तो यहां पर हमने क्या किया, ma और mg का कंपोनेंट जो होगा रिजल्टेंट, मैंने कुछ किया नहीं, नेट फोर्स इन दोनों का रिजल्टेंट इधर होगा, वो यहां टेंशन क्रिएट करेगा। मतलब t की वैल्यू किसके बराबर होगी, कोई अगर पूछे कि t की वैल्यू क्या होगी तो आप यहां से t की वैल्यू डायरेक्ट बता सकते हो। t की वैल्यू क्या होगी, इन दोनों का रिजल्टेंट m अंडर रूट a स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, यही होगा। यही चीज यहां से भी आएगी, इन दोनों को स्क्वायर करके सम करो, आपको यही चीज मिलता है कि नहीं, यहां से भी ये चीज मिल जाएगा और यहां से भी मिल जाएगा। इन दोनों का रिजल्टेंट जो फोर्स है, बोलो भाई, सभी को क्लियर है, क्लियर है सभी बच्चों को। तो इस तरीके से आप ये कर सकते हैं। अगर यही चीज मान लीजिए आपसे बोला जाए कि यही ट्रॉली जो है किसी इंक्लाइंड प्लेन पे चढ़ने लगी, यही ट्रॉली, आपने इंक्लाइंड प्लेन पे खूब सारे क्वेश्चन किए हैं प्रोजेक्टाइल के जो अप्रोच है, जरा बताइए आप लोग, देखिए कितने बच्चे दिमाग लगाते हैं कि ये अपना ट्रॉली है, और इस ट्रॉली पे कोई स्ट्रिंग बॉब सिस्टम हैंग कर रहा है, और इक्विलिब्रियम एंगल बनाया हुआ है। सेम क्वेश्चन है, इसको इंक्लाइंड प्लेन पे चढ़ा दिया, ठीक है, इसको इंक्लाइंड प्लेन पे चढ़ा दिया और ये दिया हुआ है कि ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन a से जा रहा है, ये एंगल अपना अल्फा है इंक्लाइंड प्लेन का, और ये थीटा इक्विलिब्रियम एंगल है, ठीक है, इक्विलिब्रियम एंगल अपना थीटा है, इक्विलिब्रियम एंगल इसका थीटा है। तो इक्विलिब्रियम एंगल हमें पूछा है, फाइंड इक्विलिब्रियम एंगल थीटा। तो जल्दी बताइएगा आप लोग क्या आंसर होगा। ये ए आपको दिया हुआ है, जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, ये किसके रिस्पेक्ट में है, ये तुम्हें समझ में आना चाहिए कि जब भी आपसे ट्रॉली से एंगल दिया है तो ट्रॉली के रिस्पेक्ट में ये एंगल जो है, ये जो सिचुएशन आप देख रहे हो इक्विलिब्रियम पे कभी सिचुएशन ये आएगी तो ये किसके रिस्पेक्ट में हो सकती है, बट ऑब्वियस है ट्रॉली के रिस्पेक्ट में। तो इस क्वेश्चन को आप
यही मैं कह रहा हूं, इस क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हो, आप ट्रॉली के रिस्पेक्ट में जाके इसकी एफबीडी बनाइए, इक्विलिब्रियम को जस्टिफाई करिए, आपको मिल जाएगा आंसर। ठीक है। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है इसको अर्थ के फ्रेम में भी किया जा सकता था कि नहीं? इस क्वेश्चन को अर्थ के फ्रेम में, देखो मैं ये करके दिखा रहा हूं, अर्थ के फ्रेम में इसी क्वेश्चन को अनदर मेथड या अनदर अप्रोच, आप इस क्वेश्चन को अर्थ के फ्रेम में भी कर सकते थे, दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। क्या बोलते इसकी, अगर एफबीडी बनाते विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, किसी थीटा पे अगर आप इसकी एफबीडी बनाते विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, तो क्या क्या फोर्स लगाते? बोलो, क्या क्या फोर्स लगाते? एक mg लगाते, ग्रेविटी तो हमेशा ही लगेगा ऐसे, और क्या लगाते? एक टेंशन लगाते, है ना भाई? एक ग्रेविटी होता और एक टेंशन होता, और तो कुछ नहीं होता। यही दो फोर्स होता अर्थ के रिस्पेक्ट में, एक टेंशन होता, एक mg होता। और अर्थ वाले को क्या दिखता कि ये ट्रॉली के साथ साथ इधर एक्सेलरेट कर रहा है। अर्थ वाले को क्या दिखता एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम, मैं हम हर समय की बात नहीं कर रहा हूं, हर समय तो स्विंग भी कर रहा होगा और आगे भी जा रहा होगा, लेकिन जब वो अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होगा, तो जब वो अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होगा इस मोमेंट पर, तो उसे क्या दिखेगा कि ये इस समय एक्स डायरेक्शन में क्या कर रहा है, एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है। तो यहां पे आपको अब क्या करना है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाता, आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये चूज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको एक्स डायरेक्शन में न्यूटन सेकेंड लॉ लिखना है। ये छोटी छोटी बातें दिमाग में भरिए, ठीक है? जो लोग एक्चुअली फिजिक्स सीखना चाहते हैं, कब फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले रहे हैं, कब रेफरेंस एक्सिस कैसा ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, यही सब तो कॉन्सेप्ट है। तो यहां पर अपने पास ये थीटा है, तो अब आपको किसे ब्रेक करना पड़ेगा? टेंशन को। दिस इज आवर रेफरेंस एक्सिस, तो आपको टेंशन को ब्रेक करना पड़ेगा। और टेंशन के दो कंपोनेंट होंगे यहां पर, एक होगा इधर और एक होगा ऊपर। ऊपर वाला कंपोनेंट क्या करेगा? ऊपर वाला कंपोनेंट वर्टिकल इक्विलिब्रियम को बैलेंस करेगा, मतलब वाई डायरेक्शन में न्यूटन फर्स्ट लॉ लगेगा, जबकि एक्स डायरेक्शन में ट्रॉली के साथ ये एक्सेलरेट हो रहा है, आपको पता है, तो ये एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है इस डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन ए से, एक्सेलरेशन इसका ए है। तो यहां पे आप ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये हो जाएगा टी कॉस थीटा, ये आएगा टी साइन थीटा। ठीक है, तो आप वर्टिकल डायरेक्शन के लिए क्या लिखेंगे? फॉर वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन जरूरी नहीं है, मैंने कहा था कि आप नॉन इनर्शियल से भी कर सकते हैं, इनर्शियल से भी, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो काफी कॉम्प्लिकेटेड हैं, जो इसके पहले वाला था जब वो स्लाइड कर रहा था, जिसमें आपको वही ट्रेजेक्ट्री फॉलो करनी थी, तो वो उसके लिए आपको उसी पे जाना चाहिए था ट्रॉली के। तो फॉर वर्टिकल डायरेक्शन व्हाट यू कैन से, टी कॉस थीटा इक्वल टू mg, क्योंकि यहां पर न्यूटन फर्स्ट लॉ लगेगा, इक्विलिब्रियम है। ये क्लियर है सभी बच्चों को? और एक्स डायरेक्शन में, इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन, तो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में क्या बोल सकते हो? न्यूटन सेकेंड लॉ लगेगा, नेट फोर्स इन एक्सेलरेटेड डायरेक्शन, टी साइन थीटा इज आवर नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सेम रिजल्ट आ जाता है, और फिर से इसको डिवाइड करेंगे तो tan थीटा इक्वल टू a बाई जी, वही रिजल्ट आपको मिल जाता है जो आपने सूडो लेके किया था। ठीक है ना? इसका मतलब वही है कि भाई आपने यहां सूडो लगा के न्यूटन फर्स्ट लॉ लगाया, यहां सूडो नहीं लगाया तो न्यूटन सेकेंड लॉ लगाया, सिंपल है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को करिए। तो इस क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा कि इस क्वेश्चन में बेटर है कि आप जो है अर्थ के रिस्पेक्ट में भी ले सकते हैं और ट्रॉली के रिस्पेक्ट में भी। आप ट्रॉली के रिस्पेक्ट में ले लीजिए a बाई जी कॉस थीटा, कुछ बच्चे आंसर दे रहे हैं,
एक ही बच्चा आंसर दे रहा है हर्ष ए बाई जी कॉस थीटा, बाकी बच्चे क्यों नहीं दे रहे हैं आंसर? tan इनवर्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर बाई जी, साइन इनवर्स भी आ रहा है, साइन इनवर्स तो नहीं आएगा यार, साइन इनवर्स तो नहीं आएगा, दिमाग लगाओ, सिंपल वही अप्रोच करो, एफबीडी बनाओ। आपको इंक्लाइन प्लेन में क्या सिखाया था? ठीक है, आपको इंक्लाइन प्लेन में क्या सिखाया था बताओ? इंक्लाइन प्लेन में मैंने कहा था कभी भी ऐसा टेंशन हो तो आप सीधे सीधे जो है पहले जी का कंपोनेंट ले लो, जिससे कि आपको आसानी हो जाए। तो आप यहां पर क्या करोगे, जी का पहले कंपोनेंट ले लो, ये अल्फा है तो ये क्या होगा 90 माइनस अल्फा। प्रोजेक्टाइल में खूब किया है आपने, along द इंक्लाइन प्लेन एंड परपेंडिकुलर, यही रेफरेंस एक्सिस लेंगे ना फिर एलिवेटर के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो अगर हम एलिवेटर क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो रेफरेंस एक्सिस होगी वो ये होगी along द इंक्लाइन प्लेन और पैरेलल टू द इंक्लाइन प्लेन, दिस इज आवर रेफरेंस एक्सिस। नाउ ये अपना एक्स एक्सिस होगा और ये वाई एक्सिस, तो हमारे सारे फोर्सेस को इसी डायरेक्शन में रिजॉल्व करने होंगे, हमें सभी फोर्सेस को इसी डायरेक्शन में रिजॉल्व करने होंगे। यहां पे चक्कर ये फंस गया है कि ये इंक्लाइन प्लेन है तो mg का खुद भी देखिए कंपोनेंट आएगा, ये g है, g का इसमें कंपोनेंट आएगा कि नहीं? एक कंपोनेंट इधर आ रहा है g साइन अल्फा और इधर एक आ रहा है g कॉस अल्फा, g साइन अल्फा और इधर आएगा g कॉस अल्फा। दिख रहा है ना सभी बच्चों को? इसका मतलब जो ये पेंडुलम है इसमें ग्रेविटी के दो कंपोनेंट लग रहे हैं, एक जी साइन अल्फा लग रहा है, तो इस जी साइन अल्फा की वजह से इधर भी ग्रेविटी लगेगा और इधर भी। इन द सेम वे आप ऐसे बोल सकते हो कि इसका जो mg है, ये जो mg लगेगा इसी के दो कंपोनेंट टूटे हैं, जिसको आप यहां इजीली समझ सकते हो कि इस जी साइन अल्फा के वजह से, इस जी साइन अल्फा के वजह से यहां पर यहां पे एक फोर्स लगेगा क्या, mg साइन अल्फा इस पेंडुलम पे, और एक इधर लगेगा क्या, g कॉस अल्फा के वजह से ग्रेविटी। तो ये ग्रेविटी के दो कंपोनेंट हो गए ना, ठीक है। तो इधर लगेगा अपने पास इस g साइन अल्फा, ऐसा सोचो कि यहां g साइन अल्फा की ग्रेविटी है और इसका मास m है, तो इस पे क्या फोर्स लगेगा, m g साइन अल्फा, ऐसे सोचो। और ये यहां पे g cos अल्फा है, इसके वजह से भी ग्रेविटी mg cos अल्फा। ये वही चीज है कि आपने mg को कंपोनेंट में ब्रेक किया, है ना, ये वही चीज है जैसे आपने mg को कंपोनेंट में ब्रेक करते थे आप, है ना, एक mg का along द इंक्लाइन प्लेन और एक परपेंडिकुलर करते थे, वही चीज मैं आपको यहां से समझा रहा हूं। बस अब यहां पर एक टेंशन आएगा t, तो टी का एक कंपोनेंट अर्थ वाला क्या, सॉरी ट्रॉली वाला, और सूडो तो भूल ही गए अभी, इसका एक्सेलरेशन ये है, तो हमें क्या मिलेगा, मैं यहीं पे बना दे रहा हूं, मैं यहीं बना दे रहा हूं विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, तो सूडो ये यहां पे मिलेगा जस्ट अपोजिट, तो ये हो जाएगा सूडो, ये हो जाएगा सूडो, ठीक है। क्लियर है? अब टेंशन का एक कंपोनेंट, तो टेंशन का कंपोनेंट क्या होगा, ये इधर होगा एक टी कॉस थीटा और इधर हो जाएगा टी साइन थीटा। ये थीटा था अपना तो ये भी थीटा होगा, तो इधर आ जाएगा टी कॉस थीटा और इधर आ जाएगा टी साइन थीटा। बोलो भाई, और इस बंदे को जो ट्रॉली के अंदर है, ये हमने क्या बनाया, एफबीडी बना लिया इन NIF, दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली। इसकी हमने एफबीडी बनाई, अब इसका हम ये इसको रेस्ट पर दिखाई देगा इस समय, ठीक है, इस समय इसको ये इक्विलिब्रियम में दिखाई दे रहा है, तो नेट फोर्स जीरो करोगे, यहां पे नेट फोर्स जीरो करोगे, इक्विलिब्रियम में ये इसको दिखाई देगा, तो नेट फोर्स जीरो करोगे तो टी साइन थीटा किसके बराबर होगा, mg साइन अल्फा प्लस ma के। तो एट इक्विलिब्रियम आपको दो इक्वेशन फिर से मिल जाती है, क्या क्या मिलेगा, इस तरफ है टी साइन अल्फा, दिस शुड बी इक्वल टू, इस तरफ के फोर्स क्या है, mg साइन अल्फा प्लस ma। बोलो भाई, क्लियर है?
और इसके लिए क्या हो जाएगा, टी कॉस अल्फा इज इक्वल टू एम जी कॉस अल्फा, सॉरी टी कॉस थीटा है ना यार, ये टी कॉस टी साइन थीटा, और ये है टी कॉस थीटा एंगल इज इक्वल टू एम जी कॉस अल्फा। तो फाइनली आप इसको डिवाइड कर सकते हो, तो tan थीटा जो आएगा वो आएगा अपने पास, m कॉमन ले लीजिए वो कट जाएगा, कॉमन ले लीजिए कट जाएगा, m कॉमन लेके कट जाएगा, a प्लस जी साइन अल्फा अपॉन में g कॉस अल्फा, ये आ जाएगा भाई, ठीक है। और थीटा आ जाएगा tan इनवर्स a बाई जी के जगह पे आएगा a प्लस जी साइन अल्फा अपॉन में g कॉस अल्फा, ये फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो देख लीजिए जो बच्चे कहाँ क्या मिस कर रहे थे या क्या नहीं सोच पा रहे थे, सिंपल आपको यही सोचना था, तो आप यहां से सोच पा रहे हैं कि ये इस तरीके से होगा। क्लियर है? चलिए, इसी ट्रॉली पे मान लीजिए ट्रॉली कुछ ऐसी है, एक ऐसा वेज है, वेज का मतलब बता चुका हूं आप लोगों को फिजिक्स में, वेज का मतलब जो मूव करेगा। तो ऐसे शेप का कोई वेज है जो ऐसे कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए से मूव कर रहा है, ठीक है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए से मूव कर रहा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। और ये जो वेज का ये पोर्शन है वो 30 डिग्री इंक्लाइनेशन पे है, ये जो दिख रहा है आपको ना, ये कितना है, ये 30 डिग्री इंक्लाइनेशन पे है। और यहां पे एक बॉल फंसा कर रखे हो, यहां पे एक बॉल फंसा हुआ है इन दोनों के बीच में, एक बॉल ऐसे फंसा हुआ है, ठीक है, ये बॉल आपका इसमें फंसा हुआ है। तो आपको बताना है व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ, व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ ए सो दैट ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम, ब्लॉक इक्विलिब्रियम में ही रहे, उसके लिए क्या मिनिमम वैल्यू हो सकती है ए की, मतलब मूव ना करे इसके रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, वेज के रिस्पेक्ट में, वेज के रिस्पेक्ट में ये मूव ना करे, ठीक है। तो वेज के रिस्पेक्ट में ये मूव ना करे, ये अपना वेज है। तो आपसे बोला जा रहा है फाइंड ए फाइंड ए so that ball does not move with respect to wedge, मतलब वेज के रिस्पेक्ट में ये इक्विलिब्रियम में रहे, रेस्ट पर रहे। ट्रॉली अगर डाउनवर्ड होगा तो आप खुद सोचो भाई प्रकाश क्या होगा, अगर ये ट्रॉली डाउनवर्ड होगा तो खुद सोचो आप क्या होगा, सूडो इधर लग जाएगा। अगर आप ट्रॉली डाउनवर्ड करोगे, ठीक है,
ट्रॉली अगर डाउनवर्ड करोगे तो पहली बात तो ये इधर उठेगा नहीं, ये इस तरफ कुछ और उठेगा, तो इधर आपको खाली रखना पड़ेगा। मोशन पेंडुलम का इस तरफ उठने वाला होगा अगर ट्रॉली डाउनवर्ड होगा, क्योंकि सूडो इसको इस तरफ ले जाने की टेंडेंसी रखेगा। ठीक है, मान लो अगर mg लग रहा है तो उधर mg साइन अल्फा है और ट्रॉली डाउनवर्ड है तो सूडो इधर लगेगा, तो यहाँ पे इक्वेशन में एक चेंज आ जाएगा और वो क्या आ जाएगा अपने पास, वो चेंज आ जाएगा टी साइन थीटा प्लस एम ए इक्वल टू एम जी। तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा और कोई चेंज नहीं होगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। इतना दिमाग नहीं लगा पा रहे हो भाई प्रकाश? हाँ, क्या फायदा पढ़ने का फिर? कोई फायदा नहीं है पढ़ने का फिर। जो बच्चा ये नहीं सोच पा रहा है कि एक्सेलरेशन अब ये ऊपर से नीचे जाए तो यहां पर क्या चेंज होगा, तो आई डोंट थिंक कि आपको जो है मतलब तैयारी वैयारी में आप लोगों को बहुत ज्यादा अपना टाइम देना चाहिए। मैं तो बहुत हार्ड फैक्ट बोलता हूं भाई, वो एकदम ट्रूथ होता है। अगर आप इस तरीके का सोच भी डेवलप नहीं कर पा रहे हैं तो यू हैव टू थिंक फॉर मतलब नॉर्मल पढ़ाई। ठीक है, बताइए भाई इसका आंसर क्या होगा? बॉल के mg का कंपोनेंट थीटा होगा, बॉल के mg का कंपोनेंट थीटा होगा। अच्छा, मैंने अल्फा लिख दिया है, ओहो। नहीं भाई, सही लिखा है, सही लिखा है। ग्रेविटी, यही तो आपको समझना है। देखिए इधर यहां क्लियर कट बनाया गया, ग्रेविटी फोर्स लगाती है ना भाई, तो ग्रेविटी का कंपोनेंट है जी साइन अल्फा। तो आप ये बताओ, यहां m होता है, g इधर होता है, तो क्या लगाते हो इधर? mg लगाते हो। ठीक उसी तरीके से यहां पर g ऐसा है, g साइन अल्फा, बहुत सिंपल बात है। और कोई बॉल है, कोई बॉल है जिसका मास m है, तो यहां पे क्या फोर्स लगेगा? m इंटू जी, दैट इज g साइन अल्फा। सही है, बिल्कुल सब कुछ सही है। आप लोग यही तो बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं समझ पा रहे हैं। आपको जब प्रोजेक्टाइल में भी मैंने कराया था तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इस इंक्लाइंड प्लेन के एंगल से थोड़े होता था, इसके अपने इंक्लाइनेशन से होता था। क्या आएगा बताइए? क्या करो, इसको रेस्ट पे बोला है तो रेस्ट पे बोला है तो इसकी एफबीडी बनाना शुरू करो। इस पे एफबीडी जब बनाओगे तो क्या क्या लगेगा? एक सूडो लगेगा सबसे पहले, सूडो का कंपोनेंट लो अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन और एक इस तरफ। यहां नॉर्मल रिएक्शन कुछ नहीं होगा भाई, कैसे डिसाइड होगा? नॉर्मल रिएक्शन इस वाले में इसके वजह से नहीं होगा। ये कब डिसाइड होगा, कैसे डिसाइड होगा? ये डिसाइड ऐसे होगा कि नॉर्मल रिएक्शन हमेशा एक्सटर्नल फोर्स की वजह से लगता है। ठीक बात है। तो अगर आप यहां सूडो लगाते हो और mg भी लगेगा, इसका अपना ग्रेविटी भी लगेगा, ग्रेविटी तो हमेशा नीचे होगा। ठीक है, तो मैं अलग से ही एफबीडी बना दे रहा हूं इधर नेक्स्ट पेज पे। ऐसा ही तो था, देखिए ये था। तो अगर आप यहां पर सूडो लगाते हो, ये सूडो ऐसे लगेगा, mg आपका ऐसा लगेगा। ठीक है, तो ये बोल रहा है इक्विलिब्रियम में है, तो इक्विलिब्रियम में रहने के लिए ये सूडो हो गया, ये हो गया mg, और एक नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन यहां पे लगेगा इस तरीके से। आप बोलोगे सर इस पे नॉर्मल रिएक्शन नहीं लगेगा। नहीं, क्यों नहीं लगेगा आप बता पाओगे? इस वाले वॉल ने इस पे नॉर्मल रिएक्शन नहीं लगाया होगा। रीजन क्या है? ये दोनों एक्सटर्नल फोर्स हैं, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो इस तरफ आएगा, वही इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा। इस वाले वॉल के लिए कोई इस तरफ प्रेसिंग फोर्स है, इस तरफ कोई प्रेसिंग फोर्स मिल रहा है क्या बताओ? इस तरफ कोई प्रेसिंग फोर्स नहीं मिल रहा है। तो इस तरफ जो कोई प्रेसिंग फोर्स नहीं मिल रहा है तो आप क्या बोलोगे कि इधर नॉर्मल रिएक्शन नहीं होगा। तो इक्विलिब्रियम बोला था इन्होंने, तो बेटर है कि हम लोग एन का ही कंपोनेंट ले लें, आसान हो जाएगा। ये 30 डिग्री है, एंगल जज कर लीजिए नॉर्मल रिएक्शन का।
इस वाले के अबाउट, ये ज्यादा आसान हो पाएगा। ये नॉर्मल रिएक्शन इसके परपेंडिकुलर है, पूरा ही बना दो। ठीक है, तो देखो, तो यहां पर ये 30 डिग्री दिया हुआ था, ये आपको एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री, ये 30 डिग्री होगा तो एंगल जज करना शुरू करो। क्या हो जाएगा बताओ, इसके पैरेलल एक लाइन खींच दिया, तो यहीं से आपको जज हो गया कि, थोड़ा छोटा बना दे रहा हूं, पहले एंगल देख लो, ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा, है ना भाई। अच्छा, ये 30 डिग्री, तो ये पूरा परपेंडिकुलर, तो ये 60 होगा, तो ये भी 60 होगा। यहां एंगल जज करना थोड़ा ध्यान से। थोड़ा और बड़ा बना दूं क्या, रुको और बड़ा बना दे रहा हूं। थोड़ा और डायग्राम बड़ा बना देता हूं जिससे आप और अच्छे से समझ लें। यही तो है भाई। तो यहां पे आपने बताया कि इधर सूडो लगा, इधर mg लगा, और ये आपका नॉर्मल रिएक्शन लगा। ठीक है, तो नॉर्मल रिएक्शन जो लगा है, अब आप यहां से क्लियर कट सभी बच्चों को दिख रहा होगा कि ये एंगल बहुत आसानी से जज हो रहा है। ये 30 है तो ये भी 30 होगा, ये 60 हो गया, तो जब ये 60 हो गया तो ये भी क्या हो गया अपने पास 60, समझ गए होंगे, ये भी अपना 60 होगा। तो और ये हो जाएगा कितना फिर से 30। अभी भी समझ में आया कि नहीं सभी बच्चों को, अभी भी समझ में आया कि नहीं पहले बता दीजिए। तो यहां पर अपने पास ये नॉर्मल रिएक्शन, इधर अपने पास सूडो, और ये mg, ये अपना mg। तो आपके पास जो फोर्सेस दिख रहे हैं वो यही फोर्सेस हैं, ये 30 डिग्री है, तो फाइनली आपके पास ये फोर्सेस हैं। मैं केवल फोर्सेस दिखा दे रहा हूं। ये नॉर्मल रिएक्शन था, इधर अपने पास सूडो था, ये ग्रेविटी था। ठीक, और देख लो और समझ लो, ये है 30, तो ये भी 30, ये पूरा 90 होता है तो ये 60, तो ये फिर से क्या हो जाएगा 60 पैरेलल लाइन, ये 60। शायद अब तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को। तो ये नॉर्मल रिएक्शन का बस कंपोनेंट ले लो, ये Ma और इधर mg। ठीक है, तो नॉर्मल रिएक्शन का हमारे पास जो कंपोनेंट आएगा वो दो कंपोनेंट आएगा, इधर n cos 60 और इधर n sin 60। तो हमारे पास आएगा n sin 60 और इधर n cos 60। ये रेफरेंस एक्सिस ज्यादा आसान है ना, ये रेफरेंस एक्सिस अपनी ज्यादा आसान है। इक्विलिब्रियम है तो कोई भी एक्सिस से इक्विलिब्रियम जस्टिफाई होगा। तो n sin 60 इक्वल टू mg, तो यहां से आएगा n sin 60। हो सकता है आपसे नॉर्मल रिएक्शन भी पूछा जाए तो वो भी आप बता सकते हो mg। तो नॉर्मल रिएक्शन यहां से कितना आ गया mg अपॉन साइन 60, और ये हो जाएगा mg √3/2, तो मतलब 2/√3 ऊपर चला गया। सूडो के लिए ma इज इक्वल टू n cos 60
दैट इज एम ए इज इक्वल टू एन कॉस 60 का मतलब एन बाई 2। तो ए कितना आ जाएगा, एम ए कितना आ जाएगा, एन की वैल्यू तुम निकाल चुके हो, तो 2mg अपॉन √3 इंटू 1/2। तो एम ए आ गया mg बाई √3। क्लियर है सभी बच्चों को? तो यहां से आपको एक्सेलरेशन मिल गया g बाई √3। अगर इतने एक्सेलरेशन से इसे एक्सेलरेट करोगे तो ये अभी रेस्ट पर रहेगा। इससे अगर ज्यादा कर दोगे तो क्या होगा बताओ? g बाई √3 से अगर ज्यादा कर दोगे तो क्या होगा, जल्दी बताओ। g बाई √3 से ज्यादा एक से एक्सेलरेट कर दोगे तो क्या हो जाएगा? इंक्लाइंड है तो g का कंपोनेंट नहीं होगा सर। अरे यार एकदम पैदल हो क्या? g का कंपोनेंट जो है इंक्लाइंड पे, अच्छा हाँ, g का कंपोनेंट हमने नहीं लिया है, मेरी बात समझिए। मैंने रेफरेंस एक्सिस जो है, इसीलिए तो मैंने रेफरेंस होगा, आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल होगा, आप थोड़ा समझो ना, इतने दिन से तो बता रहा हूं। अगर आप रेफरेंस एक्सिस ये मानते x और y, तो बिल्कुल आपको क्या करना पड़ता, नॉर्मल रिएक्शन इधर होता, mg इधर होता। देख लीजिए, आपका डाउट मैं क्लियर कर रहा हूं। तो इस तरफ आपको mg का कंपोनेंट लेना पड़ता दोनों जगह, लेकिन मैंने चालाकी की है, मैंने रेफरेंस एक्सिस ये चूज किया है भाई। तो इस रेफरेंस एक्सिस में mg का कंपोनेंट क्यों लोगे? इस रेफरेंस एक्सिस में mg का कंपोनेंट आप क्यों लोगे बताइए? क्लियर है? तो इस रेफरेंस एक्सिस में mg का कंपोनेंट आप नहीं लेंगे, क्योंकि mg तो इस रेफरेंस एक्सिस में पूरा का पूरा वर्टिकल है। आप कैसा रेफरेंस एक्सिस चूज करते हैं उसके जरूरत के अकॉर्डिंग आप कंपोनेंट लेते हैं ना भाई। जैसे ट्रॉली वाला क्वेश्चन था, अगर आप इससे कंफ्यूज हो रहे हैं, इससे देखिए, ट्रॉली वाला क्वेश्चन था, तो ट्रॉली वाले में मैंने पहले ही आपको बताया रेफरेंस एक्सिस मैंने कैसा लिया है, पैरेलल टू द इंक्लाइंड प्लेन एंड परपेंडिकुलर। तो मेरी मजबूरी थी कि मुझे जी का कंपोनेंट लेना पड़ेगा, मुझे जी का कंपोनेंट लेना पड़ेगा। तो ये सब बहुत फंडामेंटल्स हैं, इन सब चीजों को आप अगर यहां नहीं सीखोगे फिजिक्स, तो मुझे नहीं लगता फिर कहीं सीख पाओगे भाई। बहुत ही चीजें, बहुत एक एक चीज आपको बताई जा रही है, लेकिन उसके लिए आपको घर में पढ़ना होगा, मेहनत करना होगा, जो बताया जा रहा है उसको दिमाग में भरना होगा। शायद आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर इससे ज्यादा हो गया तो सभी बच्चों को पता है कि ये बॉल ऊपर चढ़ने लगेगा। अगर एक्सेलरेशन इससे ज्यादा हो गया तो सूडो क्या करेगा, सूडो का एक कंपोनेंट इधर लगेगा और इसको इधर ले जाएगा, ठीक है, ये ऊपर चढ़ने लगेगा बॉल, ठीक है। इससे भी इंटरेस्टिंग बात आपने ये भी सीखा कि यहां नॉर्मल रिएक्शन 0 होगा, यहां नॉर्मल रिएक्शन 0 होगा। n इक्वल टू आपने लिया mg cos 30 डिग्री, n इक्वल टू आपने mg cos 30 लिया तो नहीं, गलत हो जाएगा। अगर आपने mg के, देखिए अगर आप इस रेफरेंस एक्सिस के कर रहे हैं तो फिर आपको सूडो और mg दोनों का कंपोनेंट लेना होगा और उसको n के बराबर करना होगा। सूडो और mg दोनों का कंपोनेंट लेना होगा और उसको n के बराबर करना होगा। केवल mg का नहीं चलेगा, आपको सूडो का भी लेना होगा नॉर्मल रिएक्शन के लिए, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। चलिए, तो एक क्वेश्चन आप लोग कर दीजिए फटाक से। एक वेज है, एक वेज है, ठीक है, ये पड़ा हुआ है। अब वेज का मतलब आप लोग को समझ में आता होगा कि वेज का मतलब शायद कभी बताया भी था तुम लोगों को कि ये देखने में तो ऐसा एक दिख रहा है 2 डायमेंशनल, बट ये 2 डायमेंशनल नहीं है, ये 3 डायमेंशनल है वेज। एक ब्लॉक है, आपको कुछ ऐसा काम करना है जिससे कि ये ब्लॉक जो है स्टेशनरी रहे, जबकि ये स्मूथ है, कोई फ्रिक्शन नहीं है जो इसको रोके हुए है, ये स्मूथ है और ये भी स्मूथ है। तो कोई सोचकर बताएगा कि इसको रेस्ट पे कैसे रखा जा सकता है, ठीक है। M और M है और ये अपने पास स्मूथ है, तो कोई सोचकर बताएगा कि इसको आप कैसे जो है रेस्ट पे रख सकते हो। कुछ फील आ रहा है?
इसको आपको एक्सेलरेट करना पड़ेगा। चलिए आपको मैंने आपका हेल्प किया, इसको एक्सेलरेट करना पड़ेगा तो ये रेस्ट पे आ सकता है। सोचना कैसे शुरू करोगे, एक स्टूडेंट कैसे सोचेगा, वो ये तुरंत बोलेगा कि सर यहां तो mg लग रहा है, इसका एक कंपोनेंट इधर है, अब हम इस तरीके से मोशन देखेंगे तो mg का कंपोनेंट लेंगे इस तरफ, mg कॉस ये थीटा दिया हुआ है, तो इधर अपने पास होगा mg साइन थीटा, इधर होगा mg कॉस थीटा। दिस mg कॉस थीटा विल जनरेट ए कॉन्टेक्ट, दिस mg cos थीटा विल जनरेट ए कॉन्टेक्ट जिससे नॉर्मल रिएक्शन आएगा, तो ये दोनों बैलेंसिंग में रहेंगे। लेकिन यहां पर mg sin थीटा तो ये तो नीचे जाएगा ही जाएगा। अब इसको हमें क्या करना है, रोकना है। तो कैसे रुक सकता है, कैसे जीरो, mg का कंपोनेंट जीरो कर दो, कुछ भी कर दो, mg का कंपोनेंट मैं अपनी मर्जी से जीरो कर दूंगा, मतलब ग्रेविटी बोलेगी कि मैं फोर्स नहीं लगाऊंगा। कैसे फिजिक्स पढ़ रहे हो मेरे भाई, mg का कंपोनेंट जीरो क्यों करेंगे मेरे भाई, एक्सेलरेटेड मोशन होगा, एक्सेलरेटेड, आपको इस वेज को एक्सेलरेट करना पड़ेगा, वो भी तुम्हें सोचकर इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी आप पढ़ चुके हो। और ये चीज है, मैं लिख देता हूं क्वेश्चन कि अब शायद समझ गए कि इसको एक्सेलरेट करना पड़ेगा। आपको यही पूछा गया है, फाइंड ए मिनिमम सो दैट ब्लॉक रिमेन स्टेशनरी, वो भी किसके रिस्पेक्ट में, वेज के रिस्पेक्ट में, रिमेन स्टेशनरी विथ रेस्पेक्ट टू वेज, वेज के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी नजर आए। जो बंदा NIF है उसको ये दिखे कि रुका हुआ है और ये दोनों साथ साथ मूव कर रहे हैं। तो फाइंड मिनिमम ए सो दैट ब्लॉक रिमेन स्टेशनरी विथ रिस्पेक्ट टू वेज। ठीक है, तो सूडो का एक कंपोनेंट सभी लोगों को समझ में आया कि हम क्या करेंगे, इसकी FBD अगर हम बनाएंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम में, अगर इसकी FBD हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में बनाएंगे, देखिएगा तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में आपको क्या क्या नजर आता है, एक तो ग्रेविटी प्लस एक नॉर्मल रिएक्शन, और एक आपको क्या देना पड़ेगा यहां पर, सूडो, इस डायरेक्शन में आपको एक सूडो देना होगा। नॉन इनर्शियल फ्रेम में आप इसकी FBD बना रहे हैं, मतलब वेज के रिस्पेक्ट में बना रहे हैं, तो वेज के रिस्पेक्ट में आपको यहां पर एक सूडो फोर्स देना होगा। अब आप ध्यान से देखिए तो यही सूडो का एक कंपोनेंट mg के कंपोनेंट को बैलेंस कर रहा होगा, ये है ma, दैट इज योर सूडो। तो यही सूडो जो है इस mg और नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, ये आपने पास है थीटा। मैंने आपको कहा था कि जब भी आपको इक्विलिब्रियम जस्टिफाई करना है तो यू आर फ्री टू चूज एनी रेफरेंस एक्सिस। कई बार बताया कि अगर आपको इक्विलिब्रियम है तो आप कोई भी रेफरेंस एक्सिस चूज करो अपनी सुविधा के अनुसार। तो यहां पर आप क्या करना चाहोगे, क्या पसंद करना चाहोगे, यहां पे अगर आप MA को भी और MG को भी कंपोनेंट में ब्रेक करो और इसको भी, आपको दो रास्ते हैं, आप या तो रेफरेंस एक्सिस ये चूज कर सकते हो, ये X और Y अपना रेफरेंस एक्सिस चूज कर सकते हो, या रेफरेंस एक्सिस ये चूज कर सकते हो। दोनों में से कोई रेफरेंस एक्सिस आप चूज कर सकते हो। इसमें आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि यहां पे MG और MA दोनों का कंपोनेंट निकालना पड़ेगा, ठीक है, दोनों का कंपोनेंट निकालना पड़ेगा, और इसमें आपको केवल n का कंपोनेंट निकालना पड़ेगा। मेरी बात शायद समझ गए सभी बच्चे। तो मैं इसीलिए इसी को प्रेफर कर रहा हूं, मुझे केवल n का कंपोनेंट लेना पड़ेगा, तो मैं n का कंपोनेंट ले लूंगा इस रेफरेंस एक्सिस के अबाउट, और एंगल तो आप बहुत आसानी से जज कर सकते हो, ठीक है। हालांकि आपको फील दिलाने के लिए मैं पहले उसी रेफरेंस एक्सिस से बना देता हूं कि कैसे सूडो जो है mg के कंपोनेंट को, कैसे सूडो जो है mg के कंपोनेंट को क्या कर रहा है, रोक रहा है, थोड़ा आपको फील आ जाए। तो ये अपना रेफरेंस एक्सिस, चलिए मैं ये ले लेता हूं पहले। आप इक्वली है दोनों एक्सिस से कर सकते हो, ये जो मैंने अब पहली बार बताया वो ज्यादा आसान है,
बट आपको समझने के लिए कि कैसे सूडो जो है mg के कंपोनेंट को रोक रहा है, आई एम टेकिंग दिस एज ए रेफरेंस एक्सिस। तो mg आप इसमें क्या करोगे, दो फोर्स का कंपोनेंट जाएगा, तो ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा है तो ये भी थीटा। तो बस आप कंपोनेंट ले लीजिए, mg का जो कंपोनेंट होगा इस तरफ वो आएगा mg साइन थीटा, और mg का ये कंपोनेंट आएगा mg कॉस थीटा। बोलो भाई, तो mg का कंपोनेंट आप ले रहे हैं mg साइन थीटा, और ये हो जाएगा mg कॉस थीटा। बोलो भाई, इसी तरह से सूडो का कंपोनेंट अगर आप लेंगे तो सूडो का कंपोनेंट इधर आएगा ma cos थीटा, और एक कंपोनेंट आएगा इधर ma sin थीटा। तो ये आएगा अपने पास ma cos थीटा और इधर आएगा ma sin थीटा। क्लियर हो गया सभी बच्चों को? तो मैंने वही कहा कि आपने रेफरेंस एक्सिस चेंज किया तो अपना काम बढ़ा दिया यार। लेकिन आपको ये मैं इसलिए बता रहा था क्योंकि जब ये सूडो नहीं था, जब ये जीरो था, तो यहां पे क्या लग रहा था भाई, यहां mg साइन थीटा लग रहा था जो इसको इधर मूव करा रहा था। आपने इधर एक्सेलरेट किया, मतलब इसके रिस्पेक्ट में सूडो का ये कंपोनेंट देखिए, ये mg साइन थीटा को रोकेगा। तो अगर ये रुक जाए तो a मिनिमम पूछा है तो दोनों को इक्वेट कर देंगे। तो इस डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम है, तो हम लिख सकते हैं ma cos थीटा इक्वल टू mg साइन थीटा। तो यहां से आपको मिल जाता है a इक्वल टू, फिर से ट्रॉली वाला रिजल्ट, a इक्वल टू जी टैन थीटा। दिख रहा है सभी बच्चों को? a इक्वल टू जी, एंड आई विल सजेस्ट कि प्लीज रिमेंबर दिस रिजल्ट। आगे बड़े क्वेश्चन में आप डायरेक्ट करेंगे, अगर ऐसा सिचुएशन होता है तो ये रिजल्ट याद रखिएगा, a इक्वल टू जी टैन थीटा। ये कब का है? जब जिस पर ब्लॉक जो रखा हुआ है वो किस एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करे जिससे कि ब्लॉक रुका रहे, किसके रिस्पेक्ट में? उस वेज के रिस्पेक्ट में, उस वेज के रिस्पेक्ट में। ठीक है, हाँ सूडो के बिना भी कर सकते हैं भाई मेरे, बिल्कुल कर सकते हैं, सूडो के बिना भी कर सकते हैं, अभी करते हैं। a इक्वल टू जी टैन थीटा, ये क्लियर है? तो आपको मैंने बता दिया कि इसको आप इस रेफरेंस एक्सिस से भी कर सकते थे और इससे भी। अब एक बच्चे ने डाउट पूछा है कि सर क्या सूडो के बिना भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। हम किसके रिस्पेक्ट में करना पसंद करेंगे? एक तो हमारा नॉन इनर्शियल है, अब अर्थ वाले के रिस्पेक्ट में करते हैं। दूसरा मेथड देखिए, विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। तो विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, यही क्वेश्चन कोई बच्चा बोलेगा कि सर हम इसको अर्थ के रिस्पेक्ट में करना चाहेंगे। बिल्कुल करिए, अप्रोच बढ़ाइए, अपना दिमाग बढ़ाइए हर डायमेंशन में। जो बच्चा जितना ज्यादा फिजिक्स में अलग डायमेंशंस में सोचेगा वही जो है फिजिक्स अच्छा करेगा। फिजिक्स इज टोटली ए डिफरेंट सब्जेक्ट। फिजिक्स को आप केवल प्रैक्टिस करके नहीं संभाल सकते। कोई बच्चा ये सोचे कि हम थोक के भाव क्वेश्चन करें, आज 500 क्वेश्चन करें, कल जो है 400 करेंगे, इस चैप्टर में 600 करेंगे, ये बुक सॉल्व कर लेंगे, वो बुक सॉल्व कर लेंगे, कुछ ना होना, फिजिक्स में कुछ नहीं होना। देखिए, आप फिजिक्स में कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज फिजिक्स इज टोटली बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग। आप कितना भी क्वेश्चन कर लो, आपके पास जो क्वेश्चन आएगा वो सिचुएशन चेंज होके आएगा। तो आपको अपना प्रेजेंट माइंड जो है अपना जो है उस पे जो है लगाना ही पड़ेगा, आपको खुद सोचना ही पड़ेगा, चाहे मैं आपको कितना भी क्वेश्चंस कराऊं। तो दैट्स वाई योर मेन एम इज टू जस्ट ग्रिप ऑन द कॉन्सेप्ट्स, और वो ग्रिप के लिए ही आपको इतनी बातें यहाँ पे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस लेक्चर में कराए जा रहे हैं। तो आपका काम ये होना चाहिए कि इन सभी लेक्चर्स को रफ कॉपी में घर में खुद से करना, खुद से सोचना, रटना नहीं कि ये क्वेश्चन के लिए रट लें। फॉर एवरीथिंग यू मस्ट हैव टू लर्न द लॉजिक कि क्यों हम रेफरेंस एक्सिस कब कैसा ले रहे हैं, किस फ्रेम में कब जा रहे हैं, ये करना है। क्लियर है? तो अगर आप विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ करना चाहेंगे तो विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ आप क्या करेंगे? देखिए, तो विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ कोई बताएगा कि क्या सिचुएशन दिख रहा होगा अर्थ वाले ऑब्जर्वर को? जल्दी बताइए। विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, अर्थ पे जो खड़ा है बंदा, उसको क्या दिख रहा होगा, क्या सिचुएशन? आप ये फंडामेंटल चीजें हैं जो आप डेली लाइफ में भी देखते हैं। अब जो अर्थ में खड़ा है
उसको ये सिचुएशन कैसा दिखेगा, ब्लॉक का स्टेट कैसा दिखेगा, कोई बताएगा? ब्लॉक का स्टेट इसको कैसा दिखेगा भाई, बोलो जल्दी बोलो, ब्लॉक का स्टेट इसको कैसा दिखेगा? थिंकिंग पावर कैसे बढ़ाएं? अभी तक मैंने ऐसा कोई कैप्सूल नहीं बनाया है, ठीक है, कैप्सूल बनाऊंगा तो ऐड करूंगा मैं भी, ठीक है, अगर कोई कैप्सूल बनाऊंगा तो मैं ऐड करूंगा और मेरी कैप्सूल खूब बिकेगी, ठीक है। कोई ऐसा कैप्सूल नहीं है जिससे कि आप कुछ खा के उसका पावर बढ़ा लोगे, ठीक है। दिस इज ए स्लो प्रोसेस, कंटिन्यूअस प्रोसेस, यू हैव टू डू वॉट एवर वी आर डूइंग इन ईच एंड एवरी लेक्चर। ईच एंड एवरी लेक्चर में मेरे साथ जैसे मैं आपको बोलता हूं कि ऐसे सोचो, आप उस तरीके से सोचना धीरे 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 शुरू करेंगे, एक दिन आएगा कि जब आप खुद भी सोचने लगेंगे। तो आपको क्या दिखेगा? आपको दिखेगा कि ये जो ब्लॉक है अगर इसके साथ रिलेटिवली रेस्ट पर है तो बहुत आसान सी बात है कि ये दोनों कॉमन एक्सेलरेशन से जा रहे होंगे। बोलो भाई, अगर ये इसके रिस्पेक्ट में रेस्ट पे है तो इसका मतलब क्या हुआ? अर्थ वाले को क्या दिखेगा कि ये दोनों कॉमन एक्सेलरेशन से इधर जा रहे होंगे। यही तो दिखेगा कि इस ब्लॉक का भी एक्सेलरेशन इधर ए होगा और इस वेज का भी ए होगा, तभी तो इनका रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 है। इस वाले को तो यही दिखेगा मेरे भाई। बोलो, इतना तो सब लोग गेस कर पा रहे हो कि कोई चीज यहां पे किसी पे रुकी हुई है तो बड़े वाले के साथ छोटा वाला भी उसी के साथ जा रहा होगा। बहुत सिंपल बात है। यस सर। तो अब आप इसकी एबीडी अर्थ के रिस्पेक्ट में बनाओ, जो सब बताया है आपको अपने आप चीजें मिलने लगेगी। आपने नॉर्मल डायरेक्शन लगाया और आपने ग्रेविटी लगाई, बस यही तो दो रियल फोर्स लगेंगे अर्थ के रिस्पेक्ट में। भाई जो रियल फोर्स हैं यही दो हैं, यही दो लगेंगे। बिल्कुल सही बात है। तो अब आप सोचना शुरू करोगे कि सर इसमें तो एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, कौन इसे एक्सेलरेशन देगा? तो कौन देगा आप लोग को यहां से चमक रहा है? एन का कंपोनेंट। यहां पे एन का कंपोनेंट ले लो। इस डायरेक्शन में हमें एक्सेलरेटेड मोशन लिखना है तो वी डोंट हैव एनी ऑप्शन, मैंने बताया है। जिधर बॉडी एक्सेलरेशन करती है वो एक्स होता है, उसके परपेंडिकुलर वाई। यहां कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपको यही रेफरेंस एक्सिस मानना है, क्योंकि हमें इधर न्यूटन सेकेंड लॉ लिखना पड़ेगा। तो हमें अगर इसको न्यूटन सेकेंड लॉ लिखना पड़ेगा तो नेट फोर्स इन एक्सेलरेटेड डायरेक्शन, ठीक है। तो अपने पास यहां पे ये थीटा है और ये अपने पास हो जाएगा थीटा, ठीक है। दिख रहा है ये दो पैरेलल लाइन, ये ट्रांसवर्सल, ये थीटा तो ये थीटा, और ये 90 होता है, इतना तो बताया नॉर्मल। तो ये बचा हुआ एंगल कितना होगा भाई? 90 माइनस थीटा हो गया। नॉर्मल रिएक्शन का कंपोनेंट ले लो, आपका पर्पस सॉल्व हो गया, क्वेश्चन बन गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बताइए? एन साइन थीटा और इधर हो जाएगा एक एन कॉस थीटा। ठीक है, तो एन अपने पास हो जाएगा इधर कॉस थीटा। तो इस डायरेक्शन में रुका हुआ है। अब देखिए, कल भी मैंने वो बात डिस्कस की थी कि वाई डायरेक्शन में जो ये नॉन इनर्शियल फ्रेम स्टेटस देखेगा वही अर्थ भी देखेगा। क्यों? वाई डायरेक्शन में जो वेज वाला ऑब्जर्वर जो इसका एक स्टेटस देखेगा वही ये देखेगा। क्यों भाई? क्योंकि इसका कोई रिलेटिव एक्सेलरेशन नहीं है वाई डायरेक्शन में। वाई डायरेक्शन के लिए वेज को भी हम इनर्शियल फ्रेम बोल सकते हैं, मानते हैं कि नहीं? वेज को भी हम वाई डायरेक्शन में इनर्शियल फ्रेम बोल सकते हैं, बिकॉज वेज डोंट हैव एनी एक्सेलरेशन और मोशन इन वाई डायरेक्शन। तो यहां पे सीधे सीधे यहां पे भी इक्विलिब्रियम है, एन कॉस थीटा इक्वल टू एम जी, और यहां पे न्यूटन सेकेंड लॉ लगेगा, एन साइन थीटा इक्वल टू एम ए। तो यहां लगेगा एन साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए, ये हुआ न्यूटन सेकेंड लॉ, और ये हो जाएगा एन कॉस थीटा इक्वल टू एम जी न्यूटन फर्स्ट लॉ। तो दोनों एक्सिस के लॉन्ग दो लॉ लगेंगे, यहां से आप यहां से टैन थीटा, सेम रिजल्ट आ जाएगा ए बाई जी।
ठीक है, तो A इक्वल टू जी टैन थीटा। तो होता क्या है, देखिए जैसे कि किसी बच्चे ने पूछ लिया, अब देखिए आप जो पूछ रहे थे ना, बहुत सिंपल फंडा बताता हूं। आप पूछ रहे थे ना कि सर हम सोचना कैसे कैसे हमारा पावर बढ़े, कोई पूछ रहा था हमारा कैसे बढ़ता था, क्योंकि हमारे टीचर जो है हमें 45 मिनट्स देते थे हफ्ते में 3 दिन, वो जो पढ़ा के चले गए हम पूछ भी नहीं सकते उनसे, क्योंकि हम 500 लड़कों के भीड़ में पढ़ते थे, वो कभी हमें मिलते भी नहीं थे। ठीक है, उनके साथ गनमैन रहते थे दोनों साइड, तो वो डाउट भी नहीं पूछ सकते थे, वो बड़े लोग थे। अब तो हम क्या करते थे, हमारी मजबूरी थी कि हम जो तुम्हारे दिमाग में बात आई कि सर इसको और भी सोच सकते हैं, तो आपने मुझे बोला, मैंने आपको रेडीमेड बता दिया। यही काम आप क्या करते कि मैं खुद करके देखूंगा फिर सर से पूछूंगा। तो अगर कोई बच्चा ये सोचता कि ऐसे किया गया, अब ऐसे करके देखें अर्थ के फ्रेम में, तो जब वो करेगा तो खुद ही उसका दिमाग बढ़ेगा फिर। तो दैट इज द बेसिक थिंग, कोई नया चीज नहीं है। आप कैसे अपना जो है दिमाग डेवलप करोगे, इसके लिए कोई कैप्सूल खाने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको बॉर्नवीटा पीने की जरूरत है। सुनो, ठीक है, क्योंकि जब आप बचपन में बच्चे होगे तो आप यही सुनते आए हो ना, बॉर्नवीटा पीने से तैयारी जीत की होती है, या थम्सअप की बोतल खोलने से जो है तूफानी कुछ हो जाता है ना, या डर के आगे जीत है। ये सब कुछ नहीं होता। एक ही चीज सत्य है कि आपको जो है यहां पर लगना पड़ेगा। ठीक है, तो ना ही जो है बॉर्नवीटा पीने से तैयारी जीत की होती है, ना ही थम्सअप खोलने से कुछ तूफानी करने वाले हो, और ना ही डर के आगे कोई जीत है। जीत केवल जो है आपकी जो है आपके मेहनत पे डिपेंड करती है, आपकी इच्छा शक्ति पे डिपेंड करती है। समझ गए? तो चलो आप होमवर्क लेके जाओ। हाँ देखो, मैं पढ़ाते पढ़ाते भूल गया, आपको होमवर्क टिक करा रहा हूं, होमवर्क लेके जाइए। 1 मिनट रुकिए। शीट या मॉड्यूल जो भी बोलते हो, सब एक ही है। अभी तक जो भी क्वेश्चन हमने किए वो आप कर सकते हो। कौन कौन से? एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चंस कर सकते हो, 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 20 22 23 24 26 27। ठीक है, एक्सरसाइज 2 में जो कर सकते हो वो है 1 8 और 10। एक्सरसाइज 3 में कर सकते हो 5 8 9 10 11 12 13। एक्सरसाइज 4 में कर सकते हो 18। पीटी 1 आपके मॉड्यूल में आप जाएंगे तो आपको प्रोफिशिएंसी टेस्ट करके आएगा पीटी। तो पीटी में भी आपको क्वेश्चन, 3 पीटी आपके पास है, तो उस पीटी में भी आपको क्वेश्चन दे रहा हूं 1 3 5 7 13। पीटी 2 उसमें है 4 7। पीटी 3 उसमें है 1 8 9 10। 1 8 9 10। ठीक है, ये आप कर सकते हैं। दिस इज योर होमवर्क रिगार्डिंग योर मॉड्यूल। हाँ, इतने क्वेश्चन अभी तुम मांग रहे थे ना, क्वेश्चन लो क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर बता दूं, एक बहुत ही जेन्युइन सलाह सुन लीजिए। ये जो भी चीजें पढ़ा रहा हूं, इसको पढ़ने के बाद आपने एससी वर्मा या कोई बेसिक बुक सॉल्व करने के बाद इस पे सॉल्व करिएगा, या फिर आपको लगता है कि नहीं आपकी कॉम्पिटेंसी अच्छी है तो आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको इस लेवल के क्वेश्चन क्लास में कराए गए तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। एक भाई लिखता है डिस्कशन कर देना प्लीज। सब मैं कर दूंगा, तुम कुछ मत करना,
सब मैं कर दूंगा, पढ़ा दूंगा, डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, डिस्कशन का टाइम जो है मैं देखूंगा भाई, आपको 1-2 महीने में इसका मैं सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। ठीक है, इसका सॉल्यूशन भी आपको मॉड्यूल का मिल जाएगा 1-2 महीने में। एससी वर्मा में कोई बच्चा अगर करना चाहता है तो एससीवी के क्वेश्चंस भी शुरू कर दे वो, लेकिन उसमें पुली छोड़कर, एक्सेप्ट पुली क्वेश्चन। अभी मेरे पास है नहीं तो मैं टिक करा देता, लेकिन अभी आप पुली क्वेश्चंस नहीं करेंगे ज्यादातर, लेकिन एससीवी में पुली क्वेश्चन ही है, तो अभी हम पढ़ेंगे उस पे, एक्सेप्ट पुली क्वेश्चन। तो शुरू के क्वेश्चंस कर लीजिएगा, एससी वर्मा के शुरू के क्वेश्चंस, फोर्स कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आप शुरू के कर लीजिएगा, एक्सेप्ट पुली क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं। फ्रिक्शन अभी नहीं, फ्रिक्शन तो अलग चैप्टर है ना एससी वर्मा में भी। फोर्स और फ्रिक्शन एक साथ है क्या? नहीं, आई डोंट थिंक सो, मुझे याद नहीं। फोर्स और फ्रिक्शन एक है क्या एससी वर्मा में? फोर्स और फ्रिक्शन एक है क्या? तो देख लेना, फिर मैं टिक कराऊंगा तभी करना। अगर फोर्स और फ्रिक्शन नहीं, अलग है, मुझे याद है, अलग है भाई, अलग है, फ्रिक्शन अलग है, अलग चैप्टर है फ्रिक्शन, शायद नहीं है, एक ही में है। फोर्स और फ्रिक्शन एक है क्या? फोर्स और फ्रिक्शन एक है, अलग है ना? हाँ ठीक है, अलग है। तो आप फोर्स वाले में जाना और पुली वाले को छोड़कर बाकी क्वेश्चन ट्राई कर लेना। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी एटलीस्ट आप ये करो, एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 2 तक करो। ठीक है, एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 2 तक करो, फिर आगे जो है दूंगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं ट्यूसडे को। ये सब मक्कारी मत करिएगा, ये सब करके आइएगा क्वेश्चन, और जो पढ़ाया है उसको रिवाइज करके आइएगा। ठीक है, चलो फिर मस्त रहो, पढ़ते रहो।